उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट। कितने हाई कोर्ट हैं देश में टोटल? ये हमने आपको बताया था कि टोटल कितने हाई कोर्ट है, तो आप कहेंगे देश में कुल आपका 25 हाई कोर्ट हैं। कितने हाई कोर्ट है? 25 हाई कोर्ट है। अब देखो इसका बैकग्राउंड समझो थोड़े से। इंटीग्रेटेड जुडिशरी मैंने आपको बताया था, एकीकृत न्यायपालिका। टॉप पर कौन है आपका? सुप्रीम कोर्ट। कितने हैं देश में सुप्रीम कोर्ट? सिर्फ एक है। और यही मैंने बताया था कि फाइनल अपीलेट कौन है? फाइनल अपीलेट कौन है? यानी कि अंतिम अपीलीय न्यायालय, इसके बाद में आप कहीं अपील नहीं कर सकते हैं। इससे नीचे कौन है? फिर आपका हाई कोर्ट आता है, यानी कि उच्च न्यायालय। ये भी हम आज की क्लास में समझेंगे, सारे उच्च न्यायालय क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में, क्या क्या पूछ सकता है। ठीक है। उच्च न्यायालय देश में कितने बताए थे? 25 हैं। यानी कि आपका अभी सभी स्टेट में उच्च न्यायालय नहीं है, आप साफ समझ सकते हैं। फिर मैंने बताया था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, जिनको अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। अब तो अधीनस्थ शब्द को हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि भाई अधीनस्थ का मतलब तो ऐसे लगता है इनके अधीन है, और न्यायालय में इस शब्द का प्रयोग करना थोड़ा सही नहीं है, इसलिए इसको जिला न्यायालय ही कहा जाए। तो अब तो जिला न्यायालय इसको बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इसमें कौन कौन से हमने आपको बताए थे? इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। अब साधारणतः इनको जिला न्यायालय ही बोला जाता है। या मुंसिफ बताया था मैंने आपको, मुंसिफ। ठीक है। या आपको पता हो तो हमने एक बात की थी यहाँ पर, एक आपका न्याय होता है, न्याय पंचायत। ओके। ये सब हम आपको बता चुके थे। अब मेरे कुछ क्वेश्चन है आप सब लोगों से कि इस देश में आप सबको पता होगा कि भाई हम सब जानते हैं आपका जो पहला सुप्रीम कोर्ट बना था वो कब बना था। तो पहले सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में हुआ करता था, उसका अधिकार क्षेत्र भी कलकत्ता तक सीमित था। बाद में हुए मद्रास और बम्बई में आपका। ठीक है। तो पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बना था, कॉमन बात है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट वाले का अधिकार क्षेत्र फिर बढ़ाते गए समय समय पर, और 1950 में हमने बताया था इस देश का सुप्रीम कोर्ट बना। लेकिन हाई कोर्ट कब बने थे? तो आप सबको इसका प्रोसीजर समझना होगा। देखो मैं आपको समझाऊंगा और बड़े धैर्य के साथ में सुनना। अभी कमेंट सेक्शन आप अपना बंद कर दीजिए, बड़े काम की बात है। और आप जानते हैं कि अक्सर हमारे देश में वही इतिहास छात्रों को पढ़ाया जाता है, और जो कि रटा रटाया है, क्योंकि बोलते ना रेबेलियन हर कोई नहीं हो सकता, और उतनी हिम्मत भी किसी में नहीं होती, और क्यों ही चलती अच्छी खासी ज़िंदगी को क्यों ही कोई दाव पर लगाए। तो इसीलिए इतिहास के बहुत सारे पहलू हैं जिन पर अक्सर बात नहीं होती। आप सबसे मैं पूछूं तो 1857 की क्रांति के बारे में आप सब लोग जानते हैं। 1857 में रिवॉल्यूशन हुआ। तो आप एक बात सोचिए, 1857 का जब रिवॉल्यूशन हुआ तो जो क्रांति हुई उसमें हमारे देश के सभी वर्ग एक साथ थे या नहीं थे? 1857 के रिवॉल्यूशन में, यानी कि अगर मैं बात करूं, हिंदू मुस्लिम सभी जातियां एक साथ थी। ये विद्रोह सबने एक साथ किया। ठीक है। जगह जगह पर ये विद्रोह हुए। 1857 की क्रांति के बाद में आपने देखा होगा अंग्रेज सरकार जो थी आपका, यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो डर गई थी। और उसने क्या कहा था कि अब जो है वो उतनी शक्तियां नहीं रहेंगी गवर्नर जनरल के पास में, अब एक नया पद बनेगा, वायसराय। किस एक्ट में बोला गया था? और विक्टोरिया ने कह दिया था कि मैं सीधे रूप से शासन संभालूंगी। अब 1858 का एक्ट आया था इसके बाद में। अब सीधे रूप से शासन संभालने का क्या मतलब है? क्योंकि विक्टोरिया इस बात को समझ गई कि इस देश में इस तरह का रिवॉल्यूशन फिर कभी भी हो सकता है, जनता इकट्ठा हो सकती है, इस देश के सभी वर्ग एक साथ हो सकते हैं। तो यहीं से वो आइडियोलॉजी उनके दिमाग में आई थी कि भाई इन सबको बांटना होगा, हिंदुओं में बांटना होगा, मुसलमानों में बांटना होगा, इनको फिर जातियों में बांटना होगा। ठीक है। और उसको विवादों को पैदा करना होगा, ताकि ये सब जो है जनमानस उसी में उलझे रहें, उसके अलावा और कोई बात ये सोच ही ना पाए और समझ भी ना पाए। इनका जो जीवन है पूरा दिन या तो जाति की लड़ाइयों में या फिर धर्म की लड़ाइयों या उस बारे में चर्चा करने में निकल जाए, अन्य बातें ये सोच ही ना पाए। तो 1858 का जब एक्ट आया तो सीधी सी बात है कि ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया सीधे रूप से शासन करने लगी थी। बोले यस और नो, इतना तो सब जानते हैं, अभी जानते होंगे। आप कहेंगे हाँ जी ऐसा ही था। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग कि अंग्रेजों ने भारत से धन की निकासी की, लूटा, ये बात भी आप जानते होंगे। आप कहेंगे हाँ जी जानते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रोसीजर आप समझोगे यदि, तो मतलब वो तो बहुत बड़ी रिसर्च हो जाएगी।
आप अपने जीवन में कभी करना उस रिसर्च को, क्योंकि उसके लिए मैं आपको समझाऊं तो मुझे कई घंटे चाहिए होंगे, और आपको समझ में आएगा कि हम किस तरह से गुलामी का जीवन जी रहे हैं, हम सभी, आप भी और हम भी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी उन्हीं लोगों की अप्रोच थी। बस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उसका विरोध करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि बैंकिंग सिस्टम किस तरह से देश के लिए क्वेश्चनेबल है, किन स्थितियों में। तो इन लोगों को मतलब कहने का मतलब था पैसा लूटना था। अब जब कोई भी कहीं से पैसा लूटेगा, पैसा लूटने के बारे में मैं आपको बता दूं, जब भारत आज़ाद हुआ तो अंग्रेज भारत से 4,36,000 टन सोना लेके गए। 2 साल लगे उनको इतना सोना ले जाने में। ये आप कहीं नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन आप रिसर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, हाँ ऐसा ही है। 4,36,000 टन सोना, 2 साल लगे उनको इतना सोना लेके गए भारत से, जब उन्होंने आपका ट्रांसफर ऑफ पावर किया पाकिस्तान को या भारत को। तो यहां पर मुझे एक बात बताओ, जो ब्रिटेन की महारानी थी, इसको पता था कि भाई लोग मेरे खिलाफ कल आवाज उठाएंगे? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल आवाज उठाते। अब लोग कल जब लोगों को लूटेंगे और लोग क्वेश्चन करेंगे, तो लोगों को फिर सप्रेस भी तो करना है, उनका दमन भी तो करना है, उनकी आवाज को भी तो दबाना है। तो उनकी आवाज कैसे दबे? तो कह दिया गया कि भाई अगर आप कोई भी खिलाफ कार्रवाई करोगे तो आपके खिलाफ कोई पनिशमेंट बनेगा, दंड आपको दिया जाएगा। अब दंड कौन देगा? इसी के लिए इसके बाद में फिर एक कोड आया इस देश में, 1860 आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता। पहले से नहीं थी, क्योंकि अभी तो उनको लग गया ना कि भैया अब तो जल्दी जल्दी लूटना है, टेक ओवर कर चुके थे, ताकत बन चुके थे देश में। तो 1860 में आया आईपीसी। आईपीसी बोलते भारतीय दंड संहिता। आप कोई भी जो अपराध करेंगे उसके लिए आपको जो दंड मिलेगा वो किस में दिखाया गया है? आईपीसी में। आईपीसी एकदम से लागू नहीं हो गई थी। आईपीसी 1 जनवरी 1862 को लागू हुई। कब लागू हुआ आईपीसी बताओ? ये इम्प्लीमेंट हुआ था आपका यहाँ पर, यानी कि लागू हुआ था। इसका इम्प्लीमेंटेशन जो हुआ था वो 1862 में हुआ। अब भाई दंड मिलेगा तो दंड, तो मतलब आपने कोई अपराध किया मान के चलिए, तो आपको अरेस्ट करने कौन आएगा? तो आप कहेंगे पुलिस अरेस्ट करेगी। पुलिस अरेस्ट करके आपको कहाँ भेज देगी? आप कहेंगे कोर्ट भेज देगी। तो कोर्ट में ही तो आपको पनिशमेंट सुनाया जाएगा। पुलिस को आपको दंड देने का अधिकार थोड़ी है। पुलिस का काम है आपको अरेस्ट करके वहाँ न्यायालय तक पहुँचा देना। जैसे कि आप हैबियस कॉर्प्स भी जानते हैं कि भाई 24 घंटे में पेश करना होगा सशरीर बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो दंड कौन सुनाएगा? तो दंड के लिए कौन चाहिए? जगह जगह पर कोर्ट चाहिए, क्योंकि आवाजें जगह जगह पर उठ सकती हैं। छोटे छोटे आपका जो विद्रोह हैं वो जगह जगह पर हो सकते हैं, इसीलिए जगह जगह पर हाई कोर्ट बना दिए जाए। इसके लिए आया फिर 1861 में एक, भाई ये करना, ये तब तक लागू नहीं हुआ। तो जैसे ही आईपीसी लाई तो सोचे भी दंड कौन देगा? तो 1861 में आया हाई कोर्ट एक्ट, उच्च न्यायालय अधिनियम, हाई कोर्ट एक्ट। क्या बोलते हैं इसको? उच्च न्यायालय अधिनियम। कि भाई उच्च न्यायालय भी चाहिए और हर स्टेट में आपका इनकी ज़रूरत होगी, तो धीरे धीरे इनको बनाया जाए। पहले वहाँ पर बना लो जहाँ पर ब्रिटिश शासन लूट ज़्यादा करेगा, जहाँ पर विद्रोह ज़्यादा होगा, पुलिस जहाँ पर गिरफ्तारियाँ ज़्यादा करेगी, तो सबसे शुरुआत में वहाँ पर बना दिए गए। जैसे मुझे बताइए, अंग्रेज अपना सेंटर कहाँ पर बनाए हुए थे? आप क्या समझते हैं इस बारे में? अंग्रेजों का सेंटर किस जगह पर था? जैसे मैं आपसे पूछूं भारत का पहला हाई कोर्ट कहाँ पर बना, तो आप कहेंगे कलकत्ता हाई कोर्ट भारत का पहला हाई कोर्ट है। क्यों कलकत्ता में ही क्यों बनाया गया? तो आप कहेंगे भैया वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल उस समय बड़ा प्रोस्पेरस था, आज का जो बांग्लादेश है उसी का हिस्सा था। ठीक है, दोआब का क्षेत्र था, खेती उद्योगों की दृष्टि से बहुत समृद्ध था, बहुत प्रोस्पेरस था आपका स्टेट। तो वहाँ पर आवाज़ें ज़्यादा उठेंगी ना, उनका सेंटर ही वही था, तो इसीलिए कलकत्ता में सबसे पहले उन्होंने हाई कोर्ट बना दिया। तो क्या बोलेंगे? उच्च न्यायालय अधिनियम ये लेके आए, और इसी के तहत फिर हाई कोर्ट बने। कहने का मतलब है कि जो लूट होनी थी, जो व्यवस्था चलानी थी महारानी विक्टोरिया को, उसके लिए उसने इस देश में हाई कोर्ट को जन्म दे दिया कि भैया हाई कोर्ट आपका बनेंगे। और सगे जगह जहाँ जहाँ पर फिर जैसे जैसे उन लोगों का शासन बढ़ा, उनको लगा कि यहाँ आवाज़ें ज़्यादा उठ सकती है, तो धीरे धीरे उन्होंने हाई कोर्ट को फिर उसी तरह बनाते गए। बात क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी इतनी बात में? ये याद रखेंगे हमेशा, हाई कोर्ट अधिनियम बहुत पूछा जाता है। आईपीसी, आईपीसी का नाम अब क्या कर दिया गया है? आईपीसी। अच्छा मुझे बताइए किसका कानून है, भारतीयों का कि अंग्रेजों का? आप कहेंगे भैया अंग्रेजों का कानून था, उन्होंने अपने हिसाब से बनाया। मॉडिफिकेशंस होते हैं समय समय पर। अभी जो बीएनएस हो गया है, भारतीय न्याय संहिता, पिछले वर्ष हुआ ना,
भारतीय न्याय संहिता, तो भारतीय न्याय संहिता में क्या चेंज कर दिया गया सब कुछ? आप कहेंगे नहीं भैया, सेक्शंस चेंज कर दिए गए, अनावश्यक चीज़ों को निकाल दिया गया है, चीज़ें वही हैं, प्रोसीडिंग्स वही है, ठीक है, अपराध के लिए सजा वगैरह वो सब वही है, बस उसके सेक्शंस को चेंज कर दिया गया है, ताकि भारतीय लोग इस बारे में फंसे रहें कि हाँ अब तो अपना न्यायिक प्रणाली है, लेकिन न्यायिक प्रणाली दरअसल में वो किसकी है? आप कहेंगे भैया वो तो वही ब्रिटेन वाली ही है, ठीक है, उसको ये बदलते भी नहीं आसानी से। यूके का बड़ा ज़बरदस्त रोल रहता है। कभी आपको रिसर्च करनी हो अपने जीवन में तो बैंक ऑफ यूके के बारे में करना, बैंक ऑफ इंग्लैंड के बारे में। आपको पता चलेगा कि जैसे हम कहते हैं ना, मदर ऑफ ऑल बैंकिंग इन इंडिया इज आरबीआई, भारत के सभी बैंकों की जननी कौन है? आरबीआई। लेकिन आपको पता चलेगा दुनिया के सभी बैंकों की जननी कौन है? तो बैंक ऑफ यूके। उसने कैसे लूट किया और आज भी कैसे प्रत्यक्ष रूप से वो लूट करता है, ठीक है, और कैसे सरकारें उनकी मदद करती हैं। तो इस बारे में बहुत लोगों ने बोला भी है, बहुत लोगों ने अपनी रिसर्च भी पेश की है, और बहुत लोगों का पता भी नहीं चला कि वो लोग कहाँ गए। तो वो बहुत बड़ा विषय है, बात करते हैं यहाँ पर। तो मैंने बताया आपका, तो हाई कोर्ट के बारे में हमको समझना है, नोट करके लिखना हाई कोर्ट क्या है। पहली बात, आर्टिकल 214, आर्टिकल 214, 214 कहता है आपका कि हर राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। हर राज्य में क्या होगा? उच्च न्यायालय लिख लेते, एच सी लिख दूं हाई कोर्ट को, कोई दिक्कत तो नहीं? हर राज्य में हाई कोर्ट होगा। देयर विल बी ए हाई कोर्ट, देयर विल बी ए हाई कोर्ट इन एवरी स्टेट, एवरी स्टेट। तो मुझे बताइए भारत में राज्य कितने हैं? आप कहेंगे 28 स्टेट्स है, तो इसका मतलब हाई कोर्ट भी देश में कितने होने चाहिए? 28 होने चाहिए, हाँ या ना? आप कहेंगे जी होने चाहिए बिल्कुल, लेकिन क्या है? आप कहेंगे नहीं, वर्तमान में 25 है, यानी कि 3 राज्य अभी ऐसे हैं जिनके अपने हाई कोर्ट नहीं है। तो यहाँ पर तो वो बात की गई, तो उसी बात को फिर कहाँ कवर किया गया है इस स्थिति के लिए? आर्टिकल 231 में, आर्टिकल 231, इसी के साथ में याद रखना है हमेशा। वो कहता है एक हाई कोर्ट को, एक हाई कोर्ट को एक से अधिक राज्यों का, एक से अधिक अधिक राज्यों का, राज्यों का कार्य दिया जा सकता है, एक हाई कोर्ट को दिया जा सकता है। तो ये शक्ति किसके पास है? कोई ना कोई तो देगा। तो क्या बोलेंगे? वन हाई कोर्ट कैन बी एंट्रस्टेड ऑफ मोर देन वन स्टेट, मोर देन वन स्टेट, एक स्टेट से ज्यादा। क्या कोई एग्जाम्पल आप मुझे बता सकते हैं? ऐसा कोई एग्जाम्पल? अब ये शक्ति कौन देगा उसको? मान के चलो हम ये कहने लगे कि भाई एक हाई कोर्ट होगा आपका दो राज्यों के लिए, एक्स और वाई दो स्टेट हैं, उन सब के लिए एक हाई कोर्ट होगा, तो आप क्या बोलेंगे? हाँ बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि फिर वो शक्ति किसके पास होगी? तो स्टेट के पास तो हो नहीं सकती वो शक्ति, क्योंकि अगर दो राज्यों की बात हम कर रहे हैं, मान के चलो हम कह दें कि यूपी और बिहार का एक हाई कोर्ट होगा, जो कि नहीं है, बस एग्जाम्पल के लिए आप मानिए, यूपी और बिहार का एक हाई कोर्ट, तो यूपी सरकार को भी नहीं बोल सकते क्योंकि उसमें आपका बिहार इन्वॉल्व हो गया, और बिहार को भी नहीं दे सकते क्योंकि यूपी इन्वॉल्व है। तो ये शक्ति फिर किसके पास होगी? केंद्र के पास, और केंद्र में किसके पास होगी? संसद के पास में। याद रखना, संसद के पास इसकी शक्ति है। किसको ये शक्ति दे रखी है? संसद देखेगी इस बात को। पार्लियामेंट हैज द पावर्स, पार्लियामेंट द पावर्स, ओके। फिर यहाँ पर जैसे स्टेट की बात कर दी गई, फिर इसी बात को एक्सप्लेन किया गया के लिए भी अलग से हाई कोर्ट बनाया जा सकता है, अलग से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट बोले तो उच्च न्यायालय, बनाया जा सकता है, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? सेपरेट हाई कोर्ट। जब आप संविधान को पढ़ेंगे तो आप एक आर्टिकल पढ़ते होंगे वहां पर, या पढ़ेंगे कभी, आर्टिकल 239, आर्टिकल